बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजें, ताकि फायरवॉल जिसे फोकस कर रखा है मेरे इस छोटे से चैनल को, हम उसका मुकाबला कर सकें मिलकर। तो सुन लिया आपने, आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं गैर आईनी 27वीं अमेंडमेंट पर, और अब ये अमेंडमेंट्स आइन का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, पूरे तयक्कुन के साथ कहूंगा, कि ये जो कुछ भी है ये वक्ती है। जिस तरह गलाजत उठा दी जाती है, उसी तरह आइन में शामिल ये गलाजत बहुत जल्द उठा दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल, उसका जवाब मैं देता चलूं। क्या कोई ये समझ सकता है, वो लोग जिनके साथ मैंने और जिन्होंने मेरे साथ जिद्दोजहद की है जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, पीपल्स पार्टी के मंशूर को प्रैक्टिकल शक्ल में लाने के लिए, क्या वो अब भी उस पार्टी को जिसकी क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहना जायज है? हरगिज नहीं। ये अब जरदारी लीग है, नून लीग की तरह। अगर कोई भी इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मर चुके, दुनिया से जा चुके लोग, कब्रों में लेटे हुए लोग या आलम बरज़ख में पहुंची हुई अरवाह को नीचे जो दुनिया में हो रहा होता है उसका इल्म होता है और उन वाकयात का सदमा या खुशी वो महसूस करते हैं, तो इस वक्त अगर जरदारी लीग को कोई ये कहे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बहुत सदमा पहुंचता होगा उनकी अरवाह को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को, बेगम नुसरत भुट्टो की रूह को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो जाम शुरू में जहां पढ़ा लिखा, तालीमी इदारों में जितना भी पढ़ा लिखा, ये वहां पीपल्स पार्टी के मुखालिफ स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर हुआ करता था, नारे लगाया करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इसकी तो इब्तिदा हुई अपने घर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ गालियां सुनते हुए, जो इसका बाप दिया करता था उसे। ये एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है, इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, इशारा आपको दे दिया है, जरा पता आप खुद कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता चला रहा हूं, मुसलसल कहता चला रहा हूं कि इसकी फितरत के अंदर पीपल्स पार्टी के हर उस शख्स के लिए नफरत, अदावत और वारदात है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर समझता है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपना लीडर समझता है। ये कहता है वो किस्सा पारीना हो चुका, 1857 के वाकयात हैं, अब ये नई पीपल्स पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी नहीं, ये जरदारी लीग है। चलिए, आसिफ अली जरदारी जो शूमी किस्मत इस कौम की के सदर पाकिस्तान है, एक साजिश के तहत एक बंदर बांट के जरिए बैठा हुआ है कसरे सदारत में। इतनी बुलंद और आला कुर्सी, इतना इज्जतदार मनसब और इतना घटिया शख्स, अंदाजा किया जा सकता है कि इस मुल्क और कौम ये शांतमाल किन गुनाहों के सबब है। हाँ, मुझे एक हैरानी भी है। मैं देख रहा हूं, हालात वाक़यात पर मेरी नजर है, लोगों की सोच और उनके अंदर मज़ाहमती सिफ्त, उसका भी पैमाना हाथ में पकड़कर मैं अंदाजा कर रहा हूं। ये जो जुमले में आगे कहने, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया जिसमें डिस्कस करने जा रहा, और इसी की बुनियाद पर मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं, क्या होगा इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की अवाम के साथ, वो नतीजा भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन पहले मेरी हैरानी सुन लीजिए। ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और इससे पहले के वाकयात के किस तरह 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी पीटीआई के हमायत याफ्तगान, ये और भी ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने तो पीटीआई को पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, ये एजाज छीन लिया था। काजी फायज ईसा के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये तो पार्टी नहीं है, और जब पार्टी नहीं है तो ये पार्टी अपने टिकट जारी नहीं कर सकती, और अगर पार्टी नहीं है तो इसका झंडा भी नहीं होगा, ये बल्ले का निशान भी नहीं होगा। इसके बावजूद 24 फरवरी के इंतखाबात में एक बैलेट बॉक्सेस के जरिए इनकलाब बर्पा किया, पाकिस्तानी अवाम ने सल्यूट पाकिस्तानी अवाम के शौर को। 16 सीटें जीत पाई ये नून लीग। हार चुकी थी पीपल्स पार्टी भी सिंध में, वहां भी फॉर्म 47 चला। इन सब शिकस्त खुर्दगान को इकट्ठा करके फिर मुख्तलिफ हीलों बहानों से जीती हुई नशिस्तें इनमें बांटी गई। फिर जब इससे भी काम न चला तो महसूस नशिस्तें वो भी लेकर खैरात के तौर पर इनमें बांट दी गई, और 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी सड़कों पर एहतजाज कर रही, उसका लीडर जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और अब जनाब 2/3 मेजॉरिटी से भी बहुत बुलंदी पर ले गए हैं। ये तोड़ फोड़ करके कौन ले गए हैं?
ہماری فوجی قیادت، جس کی وجہ سے فوجی قیادت تو کیا ہوگی، 5 سے 10 لوگ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 20-22 ہوں گے، اس سے آگے تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ فوج بحیثیت ادارہ بالمقابل عوام، یہ منظر بنا کے رکھ دیا ہے ہماری فوجی قیادت نے۔ اور یہ جانتے ہو کہ یہ چور ہیں، یہ چکے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ٹی باز ہیں۔ یہ بھی کل کی بات ہے، کل کے فقرے یہ سارے کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ اگر ایسا ہے، ایسا واقعی ہے تو کیا انہیں سمجھ نہیں ہے؟ اور ناظرین کرام، باجوہ آرمی چیف عمران خان نے بڑی منصوبی سے کہا تھا کہ جب بھی باجوہ سے کہتا کہ جی یہ کیا چھوڑو یار، اس کی وجہ کہ 150-200 ارب روپیہ وہ بھی لے کر چلا گیا ہے۔ کس کس جرنیل کا نام لیں گے؟ اب نام لیتا جو ان کی جائیدادیں گنواتا جو تو یہ تو گیا۔ یہ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوئی ہے۔ یہ واردات ناظرین اکرام اس ملک اور اس قوم کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ۔ حیرانی مجھے ایک ہے، عمران خان سے محبت لوگ بہت کرتے ہیں، اور بھائی چاٹنا ہے محبت کو، وہ پکار رہا ہے باہر نکلو، آپ باہر نہیں نکلتے ہو۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے، یا تو آپ کو علم ہی نہیں، جس طرح کسی کو انجیکشن لگا کے یا کوئی نشاور سنگھا کے پٹڑے پہ لٹا کے جسم کا چیر پھاڑ کرتے ہیں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا تو اسی طرح آپ سن ہو چکے، یا پھر اگر آپ کو علم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اور آپ چپ ہیں، اور آپ کی اس چپ کی وجہ سے یہ زیادتی کرنے والے لوگ اور زیادہ آپ پر اور مجھ پر شیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اپنی پہلی ویڈیو سے لگا ہوں، جب میں نے پہلی ویڈیو کو اٹھو ان کا ہاتھ جھٹک دو، یہ ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، ان کے باپ کی جگیر نہیں، یہ آپ کا ملک نہیں، ملک کا لفظ ذرا نکال دیں، یہ آپ کا گھر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے اپنے ٹھکانے کر دیے ہوئے ہیں باہر، آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کوئی نئی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہاں تو ڈیفنس میں جو پٹواری 2-4 سال رہا ہے، اس نے دبئی میں اپنا گھر لے لیا ہے کہ بھاگنا ہے مجھے، کہیں عوامی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ جج، یہ جرنیل، یہ بیوروکریٹ، یہ گندم مافیا، یہ شوگر مافیا، مافیاز کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ان سب نے دنیا میں اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے۔ آپ کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کو یہ تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ وہ سلوک کر رہے ہیں جو شرابی اوباش کسی داشتہ کو رگیدتے ہیں، کاٹتے ہیں، نوچتے ہیں، وہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ خاموش ہیں۔ یہ ہوگی غیر آئینی ترمیم، آئین کا حصہ بن گئی۔ پھر کہتا ہوں یہ ہمیں وقتی طور پہ ہے، اڑ جائے گی، حرف غلط کی طرح اڑ جائے گی، لیکن اس وقت اس پر احتجاج نہیں ہو رہا۔ ناظرین اکرام، وہ دیکھیے ایک نوجوان، ایک ورکر سہیل آفریدی، میں اسے دیکھ رہا ہوں، کیا کمال کارکردگی ہے اس کی۔ اس نے جرگہ بلوا لیا، اس نے کہا چھوڑ دے، فرقے کو چھوڑ دے، اختلافات کو چھوڑ دے، پارٹیوں کو پرے رہنے دے، آئیں سارے مل کر دیکھیں کے پی کے جل رہا ہے، کے پی کے برباد ہونے کو جا رہا ہے، سارے مل کے اس کا کچھ سوچیں۔ سارے بیٹھے بڑے اچھے ماحول۔ پنجاب کے اندر ایک خاموشی ہے، پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں کہ 95% لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی شاعرانہ غلو اور مبالغہ ہے کہ 95%۔ ہاں، لیکن کیا کرو گے ایسی محبت کہ وہ آپ کے لیے مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور آپ اس قدر ڈر گئے ہو۔ یہ 9 مئی سے 26 نومبر سے یہ مرید کے سانحہ اور واقعہ سے۔ آئین ایک دستاویز ہوتی ہے، کسی بھی ملک اور قوم کے لوگوں کا جو مذہب ہوتا ہے، ان کی جو مقدس مذہبی کتاب ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری مقدس ترین دستاویز آئین ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو میں 7 فروری 1979 پہلی آئینی ترمیم کی جنرل ضیاء الحق نے، اور میں اس کے خلاف احتجاجی جلسے میں سے گرفتار ہوا، احتجاجی جلسے میں سے سٹیج پر سے اٹھایا گیا میں، اور سیالکوٹ جیل اور گجرانوالہ جیل میں میں نے اسیری کٹ۔ اور پھر ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، پھر اس کے بعد 16 اکتوبر 1979 میں دوسری ترمیم کی، اس دوسری ترمیم پہ بھی میدان میں آیا میں، ڈنڈے سوٹے کھائے۔ اور پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے 26 مئی 1980 میں تیسری ترمیم کی۔ اس ترمیم کے خلاف پاکستان کے تمام وکلاء کا اجتماع ہوا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور ہم جلوس لے کر سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کرنے کے لیے۔ نیلا گنبد کے اندر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی، ہنگامہ ہوا، اور سینئر موسٹ وکلاء، ان سب پر تشدد ہوا، انہیں پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے پکڑ کر ایک نیلا گنبد میں سائیکلوں، بچوں کی سائیکلوں کی ایک دکان کے اندر گھسا کر باہر سے شٹر بند کر دیا گیا۔ وکلاء شٹر
खुलवाते रहे, पुलिस उन पर तशद्दुद करती रही और मुझे अंदर आवाजें आ रही थी लाठियां चलने की, आहो बुका की। और जब आधे घंटे के बाद बाहर मुझे उन्होंने निकाला और निकाल के फिर वो तशद्दुद किया कि आज भी वो जख्म मेरे खूबसूरत निशान है मेरे बदन पर। उसी दिन मुझे 1 साल कैद दे दी गई, 20 करोड़ की सजा दे दी गई और साथ 50,000 रुपए जुर्माना दे दिया गया। जब ये सजा खत्म हुई तो उन्होंने कहा जी आप पर तो और भी मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत जो है वो मुकदमात हैं, आपको हम कहाँ रिहा करेंगे। फिर मार्च 1981 में तैयारा हाईजैक करवा लिया जुल्फकार अली भुट्टो के साहबजादों मुर्तजा भट्टो और शाहनवाज भट्टो ने और हमारी रिहाई का मुतालबा कर दिया। हम 54 लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, हमें जबरदस्ती तैयारे में बिठाकर उल्टे हाथों हथकड़ियां लगाकर हमें सीरिया भेज दिया गया, मुल्क के शाम दमिश्क। फिर लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको बार बार कहूंगा कि वो किताब मेरी जरूर पढ़ें, कई सूलियां सरे राख थी। फिर काबल आ गए, हमने भी सोचा कि ठीक है जी, इस तरह तो कोई रास्ता छोड़ा कोई नहीं, इन्होंने आइन का खुलिया बिगाड़ते चले जा रहे हैं, इनसे कौम और मुल्क की जान छुड़वाओ। फिर मुसल्ला जिद्दोजहद हमने शुरू कर, पकड़ा गया, सजाए मौत मुझे हुई और 9.25 साल फिर मुसलसल जेल में रहा। इसलिए जब आइन के साथ आज कोई छेड़छाड़ करता है तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे तकलीफ क्यों पहुंचती है, मैं तमाम खतरात की हदूद से गुजर कर तनकीद क्यों करता हूं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए नाज़रीन किराम। रही ये बात कि वो बर्दाश्त कैसे करना पड़ेगा, बर्दाश्त मुझसे निकालेंगे क्या, ये बाकी रह क्या गया है, कौन सी वो भट्टी है जिसमें डालकर इन्होंने मुझे देखने दिया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, दुश्मन भी हो तो अगर दुश्मन उसका जेन्युइन हो तो शर्मो हया कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि शर्मो हया का खाना रखा हुआ है अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान के अंदर। वो अलहदा बात है कि कुछ लोग उस पे अपने हाथों से ताले लगा देते हैं, कभी ताले टूट जाते हैं। ये रेफरेंस मैंने क्यों दिया है, वो इसलिए कि आपको समझ आए कि जब आइन के साथ कोई छेड़खानी करता है तो इस आइन के लिए मैंने अपना मुस्तकबिल, अपनी जान, अपनी जवानी मैंने कुर्बान की हुई है। तो इस उम्र के हिस्से में आकर ये आइन के साथ रेप करते रहे और मैं खामोश रहूं। और अफसोस जरूर होता है कि हम भी जवान थे, लेकिन जब मुल्क और कौम पर काबज होकर अपने आप को हर कानून से बाला समझना शुरू कर देता था तो हम मैदान में निकलते थे, सब कुछ सहते थे। लेकिन आज एक खामोशी है, तोड़िए इस खामोशी को नाज़रीन इकराम। मैं देखिए ये सब कुछ करने के बाद आपके सामने बैठा हूं, अंदर भी रोशनी है, चेहरे पर भी कोई उन मुजालिम के निशान आपको, असरात आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर एक सरखुशी का आलम है। निकलना होगा आपको, नहीं तो ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे। मैं चिल्लाता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान इनके हाथों तबाह हो रहा है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आलमी एजेंडा जो है एस्टेब्लिशमेंट का, जो 2030 से पहले पहले पाकिस्तान को आलमी नक्शे से महव करना है, इरेज करना है, खुर्च के रख देना, ये सब उसी तरफ ले जा रहे हैं। उस एजेंडे की कामयाबी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, शौरी या गैर शौरी तौर पर। तेजी के साथ सफर उधर ही है, मुल्क की आजादी की तबाही, बर्बादी और खात्मे, इवन दो इस मुल्क के खात्मे की तरफ आपको ले जा रहे हैं। उठिए, ये कोई ताकतवर नहीं, आप कमजोर हैं इसलिए ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।